प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं प्राध्यापिका मोइना गवंडी मैडम, जो कॉमर्स सेक्शन 12th के विद्यार्थियों को हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। इससे पहले मेरे पास 11वीं कक्षा का सी, डी और ई यह वर्ग था। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 12वीं कॉमर्स ए, 12वीं कॉमर्स बी, 12वीं कॉमर्स सी, डी और ई, डी वर्ग, ई वर्ग ममता मैडम के पास है। तो ए, बी, सी, डी यह 4 वर्ग हिंदी अध्ययन के लिए मेरे पास रहेगा। और आज से हम यहाँ पर अध्ययन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप विद्यार्थियों को कुछ चंद बातें इस पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो इस वर्ष हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी 12वीं कक्षा में गए हैं और 12वीं कक्षा में मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। जो हम हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले हैं, यह भाषा और जीवन का अटूट संबंध रखने वाला है। देश की राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को हमने बहुत ही करीब से अनुभव किया है। हम जानते हैं कि हिंदी राज्य की भाषा है, हिंदी राष्ट्र की भाषा है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। भाषा का व्यावहारिक उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको हिंदी विषय का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इस हिंदी विषय को देखने की आपकी एक अलग दृष्टि होनी चाहिए। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए यह पाठ्य पुस्तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आपको सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक के अंदर गद्य, पद्य, विशेष साहित्य, व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण का यहाँ पर समाविष्ट किया गया है। अध्यापन की दृष्टि से यह वर्गीकरण एवं पाठों का चयन आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने की शक्ति देने की प्रेरणा साहित्य में ही होती है और यही हिंदी साहित्य का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी के साथ साथ नए रचनाकार तथा पुराने रचनाकार, उनकी शैली से हम परिचित होने वाले हैं। उनके द्वारा हिंदी भाषा की समृद्ध तथा व्यापक साहित्य को आप समझने वाले हो। आपकी आयु एवं आपके भाव जगत को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक के अंदर संस्मरण दिए गए हैं, कहानियाँ हैं, कुछ शेरो शायरी है, निबंध है, एकांकिता है, पत्र है, लोकगीत है, नई कविता है आदि को समाविष्ट किया गया है। चतुष्पदी भी आपको एक नए छंद से अवगत कराएगी। विशेष साहित्य के अध्ययन के रूप में कनुप्रिया नाम का पाठ आपके लिए समाविष्ट किया गया है। यह अंश पुस्तक की साहित्यिक चयन की विशेषता को रेखांकित करता है। व्यवहारिक व्याकरण द्वारा आप व्याकरण को बहुत ही सहजता से और सरलता से समझ पाएंगे। व्यवहारिक हिंदी में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्र में संबंधित पाठों को समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे। उदाहरणार्थ ब्लॉग लेखन है, फीचर लेखन है, जैसे नवनवीन लेखन प्रकारों को आपसे परिचित कराया जाएगा। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश किया गया है। अतः माना जाता है कि आप अपनी वैचारिक क्षमताओं की विकसित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। यही इस पुस्तक का कार्य है। इस कृतियों की सहजता से पाठ एवं उससे संबंधित विषयों को समझने के आपको सहजता होगी। साथ ही साथ आपका भाषा कौशल्य विकास होगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, आप सरलता से विषय वस्तु को समझ पाएंगे, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपकी लेखन शैली का विकास होगा और आप अन्य क्षेत्र में, अन्य जगह जाओगे, किसी देश में, किसी शहर में, किसी गांव में, तो आपको यह भाषा
सबसे महत्वपूर्ण महसूस होगी, आपकी सहायता करेगी, आपके विचारों को एक दूसरे से ये भाषा ही उन तक पहुंचाएगी, क्योंकि ये ऐसी भाषा है कि इस भाषा को सभी आसानी से बोल पाते हैं, सभी आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए ये भाषा हमारे लिए एक शस्त्र का काम करेगा, हमारे आचार विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करेगा। 12वीं कक्षा में कृति पत्रिका के माध्यम से आपके हिंदी विषय का मूल्यांकन होगा। इसके लिए आपको आकलन, रससंवाद तथा अभिव्यक्ति जैसे प्रश्न पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक पाठ के बाद विविध कृतियाँ दी गई हैं जो आपका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी। पढ़ते रहे, लिखते रहे, अभिव्यक्त होते रहे और विचारपूर्वक अपनी दिशा निर्धारित कीजिएगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य तथा यश प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पहले पाठ की मतलब पहले कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि अगर आप पुस्तक आपके सामने रखते हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि पुस्तक अगर सामने हमारे रहेगी तो हम क्या पढ़ रहे हैं ये आपके समझ में आसानी से आएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सके तो आप पुस्तक खरीदेगा। ये जो 12वीं कक्षा में आपके जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों से आप पुस्तक लीजिएगा और पुस्तक सामने रखकर जो मैं पढ़ाऊँगी उसको आप ध्यान से देखोगे, सुनोगे तो आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। और आपको एक 200 पेज की नोटबुक भी करनी है, ताकि जो कोई कठिन शब्द है या कोई महत्वपूर्ण कोई बात है, एक वाक्य के प्रश्न है या कोई कृति पत्रिका का प्रश्न है, तो वो प्रश्न आप उसी समय नोट डाउन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कविता, पाठ या जो कोई विधा पूर्ण होने पर आपको कृति पत्रिका दी जाएगी, वह कृति पत्रिका आपको उस नोटबुक में लिखनी है, ताकि आपको जो पाठ कविता अध्ययन किया गया है वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो आज हम यहाँ पर एक पहली कविता की शुरुआत करने वाले हैं। कविता का नाम है नवनिर्माण और उसके रचिता है त्रिलोचन जी। तो सबसे पहले हम त्रिलोचन जी का परिचय देखेंगे कि त्रिलोचन जी किस तरह के कवि हैं, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना कितना योगदान दिया है। और इनकी जो हम कविता का अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का नाम है नवनिर्माण। नवनिर्माण मतलब नए से कोई चीज़ को निर्माण करना, उसको कहते हैं नवनिर्माण करना। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। त्रिलोचन जी का हम परिचय देख रहे हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। देखिएगा, ये जो हम कवि परिचय लेते हैं वो कवि परिचय ध्यान से सुनना, उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक वाक्य के प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य के संबंधित, वो इसी कवियों के, लेखकों के परिचयों के बीच के प्रश्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिएगा, हम देखते हैं कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। तो यहाँ एक प्रश्न निर्माण होता है साहित्य की दृष्टिकोण से। तो जो साहित्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एक वाक्य में, तो वो इन्हीं कवि परिचयों से, कवि लेखक परिचयों से पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी पाठ की शुरुआत हम करेंगे, इन परिचयों को हम बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है, सुनना है, देखना है, ताकि इनमें के बीच बीच के प्रश्न आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषा के निष्णात ज्ञाता माने जाते, मतलब आप हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी भाषा के अलावा अरबी भाषा और फारसी भाषा है, वो भाषा को भी आप बहुत ही जानने वाले, बहुत ही जानकार, गहराई से जानने वाले, निष्णात ज्ञाता मतलब बहुत अच्छी तरह से गहराई से इन भाषाओं का अध्ययन करने वाले, इस भाषा को समझने वाले ये त्रिलोचन जी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप बहुत ही सक्रिय रहे, मतलब साहित्य के साथ साथ आपने पत्रकारिता भी की है। आपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है।
आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है और नवसृजन करने वालों को प्रेरणा स्रोत बने हैं। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबंधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। मतलब आपका साहित्य भारत के उन कोनों कोचों में जो ग्राम है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उन कस्बों में, गाँवों में रहने वाले उस प्रत्येक वर्ग को ये समर्पित है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचे लोग, बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते, बाकी ये गाँवों की जो समाज है, जो ग्राम के समाज हैं, उन वर्गों के लिए उन्होंने खास ये कविताएं, साहित्य का निर्माण किया है। जो दबे कुचले हुए हैं, जिन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, ऐसे लोगों के नवनिर्माण के लिए उन्होंने ये कविताएं की है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रित है। जो लोक भाषा होती है उससे वे रिलेटेड है, ताकि सामान्य से सामान्य लोग इनकी लिखे हुए साहित्य को जान सकें, पढ़ सकें, महसूस कर सकें। सहज, सरल तथा मुहावरे से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाने का जीवंतता का प्रदान करती है। मतलब लोकमानस तक, हर एक व्यक्ति के दिल तक उनकी साहित्य की भाषा पहुंचनी चाहिए और इसलिए उनकी भाषा बहुत सहज, सरल और मुहावरों से भरीपूर्ण होती है, ताकि सामान्य से सामान्य लोक जीवन के मनुष्य तक उनकी बात पहुंच सके और उनके जीवन के अंदर नवनिर्माण हो, उनके जीवन के अंदर बदलाव हो। आपका निधन 2007 में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ कि आपने अपने जीवन में ऐसा कौन से साहित्य का निर्माण किया है जो आपको प्रसिद्धि के शिखर पर लाकर बैठा दिया है। तो ये जो आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं, इन कृतियों को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते। तो देखो वो कौन सी कृतियाँ थी, वो कौन सा साहित्य था जिनके लिखने पर आपको बहुत ही ऊंचाई तक की सफलता प्राप्त हुई। तो धरती, दिवंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये आपकी कविता संग्रह है। और देशकाल, आपने कहानी लिखी है देशकाल नाम की। और दैनंदिनी, ये आपकी डायरी है, जो डायरी हम प्रत्येक मनुष्य को लिखना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थियों को लिखना चाहिए। सुबह से लेकर रात को बिस्तरे पर जाने तक हमने क्या क्या किया, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें डायरी में लिखना चाहिए, ताकि दूसरे दिन हम वही गलतियां दोबारा न करें, या अगर कोई बात हमसे छूट गई है तो वो हमें करनी है, ये हमें प्रतीत करता है। और जब वक्त गुजर जाता है, काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, और उन्हीं डायरियों के पन्नों जब हम पीछे पलटते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। इसलिए डायरी प्रत्येक मनुष्य ने लिखनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने लिखनी चाहिए। डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। विधा परिचय देखो कि आज जो हम कविता का अध्ययन करने वाले वो कौन सी विधा की कविता है, किस विधा के अंदर वो आती है। तो विधा परिचय चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। मतलब जो हम कविता का अध्ययन करने वाले हैं वो 4 छंदों का है, और 4 छंद होने की वजह से उसको चतुष्पदी कहा गया। चतुष मतलब 4 चरण, 4 छंद, 4 पंक्तियाँ। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होगे 4-4 पंक्तियाँ का यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है। तो ये चतुष्पदी है, और कवि का यहाँ पर कहा गया कि चतुष्पदी 4 छंदों वाला छंद होता है। यहाँ चौपाई की तरह होता है, चौपाई की तरह जो 4 लाइन की होती है, 4 पंक्तियों की होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब है एक सरी के शब्द होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम कविता पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे तुकबंदी किसे कहते हैं। लेकिन जो तुकबंदी होती है वो पहले चरण में होती है, दूसरे चरण में होती है और चौथे चरण में। मतलब पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में और चौथी पंक्ति में जो उसके अंत के जो शब्द होते हैं वो एक सरी के होते हैं। जैसे कि अगर पहली पंक्ति में पानी है तो दूसरी पंक्ति में भी वो पानी है और चौथी पंक्ति में भी पानी है। उस वाक्य के, उस पंक्ति के अंत में ये 4 शब्द है, ये 3 शब्द है जो 3 पंक्तियों में पाए जाते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय और चौथी, और उसको यहाँ पर तुकबंदी कहते हैं। तो ये चतुष्पदी के अंदर इसी तरह की तुकबंदियाँ होती हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। हर एक चतुष्पदी का, हर एक पंक्ति का यहाँ पर परिपूर्ण अर्थ होता है। पाठ परिचय देखिएगा।
मतलब जो हम कविता आज पढ़ने वाले हैं उस कविता का परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। मतलब ये जो चतुष्पदियाँ है इसके अंदर कवि ने अपना आशावाद का दृष्टिकोण रखा है। मतलब हमें हर तरह की आशाएं रखनी है, निराश नहीं होना है। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है, चेयरअप किया है कि चलो उठो, आपको ये करना है। हमारे बीच में आशा जगाने का यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गए। आज हम देखते हैं कि आज का जो वर्तमान समय है, जो सामान्य मनुष्य के लिए हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपने लिए जीवन में जगह बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए हमें संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, हम समस्याओं से संघर्ष करते हैं, किसी मुसीबतों से। तो ये सारे संघर्ष हमारे लिए जीवन में अनिवार्य है, तभी तो हमारा जीवन सफल हो पाएगा ना। बिना संघर्ष से कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। राजा महाराजा ने भी बहुत संघर्ष किया, तभी तो वो राजा महाराजा कहे। अपनी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बढ़ाई, अपने किले बनाए। तो ये सारे संघर्ष जीवन में हैं, और जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं, उसका जीवन ही नहीं रह सके। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है। लेकिन हमें उन संघर्षों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। संघर्ष है इसीलिए हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है, बल्कि उस संघर्ष को करना है। और कवि भी यही कहता है कि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। क्योंकि संघर्ष करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी ज़िंदगी की सफलता कहलाता है। अगर आप डर गए और संघर्ष किए बिना आपने अपनी मंजिल प्राप्त करने से पहले ही रास्ता छोड़ दिया, तो आप डरपोक कहलाओगे, आप यहाँ पर नाकामयाब कहलाओगे। और इसीलिए हमें ना तो कभी नाकामयाब होना है, ना तो हमें कभी डरपोक होना है। हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, और मंजिल प्राप्त करते समय बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी समस्या आएगी, बहुत सारे संघर्ष आएंगे, बहुत सारे अंधेरे आएंगे। लेकिन उन सबको हमें अपने राह से दूर भगाना है। उनको दूर निकाल कर, अपने रास्ते से निकाल कर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। और यही प्रेरणा कवि हमें इस कविता से दे रहे हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्मलता पर विजय प्राप्त करने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि हमसे कहते हैं कि जीवन के अंदर अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है, निर्बलता है, पर इन सभियों से हमें विजय प्राप्त करना है, ना कि उन चीज़ों से डर कर अपने हथियार रखने हैं। बल्कि ये जो अन्याय है, ये अत्याचार है, ये विषमता है, ये निर्बलता है, ये गरीबी है, इन पर हमें विजय प्राप्त करना है। और कवि कहते हैं कि इस विजय को प्राप्त करने के लिए बल और साहस की आवश्यकता है। एकत्रित करने का हमें आह्वान करें कि आप अपने बल को, अपने साहस को एकत्र कीजिएगा। फिर देखो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जो आपको हरा सके, क्योंकि आपके पास इस वक्त बल और साहस है। और जिसके पास बल साहस होता है, वो ना किसी अन्याय के सामने, ना किसी अत्याचार के, ना विषमता से, ना निर्बलता से डरता है, बल्कि इन सभी चीज़ों का वो मुकाबला करता है और अपने आह्वान को वह पूरा करता है, मंजिल तक पहुंचता है। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते। कवि हमें कहते हैं कि न्याय का बल का प्रयोग होना चाहिए। किसके लिए? समाज के लिए, समाज के लोगों के उत्थान के लिए। ना तो इस न्याय का हमें गलत इस्तेमाल करना है। कभी कभी कुछ इंसान होते हैं जो अपने रुतबे का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसान नहीं कहलाते। जबकि कवि कहते हैं कि न्याय के लिए बल का प्रयोग करना हमें चाहिए। आपके पास अगर बल है, आपके पास अच्छी हैसियत है, पैसा है, धन दौलत है, आपकी एक अलग प्रेस्टीज है, तो आपको
इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए, न्याय के लिए करना चाहिए, सच्चाई के लिए करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किसी गलत कार्य के लिए करते हैं तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आपके पास बल है तो लोगों की मदद के लिए इस बल का प्रयोग कीजिएगा। जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहे हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए आपके बल का प्रयोग कीजिएगा। समाज में होने वाली बुराइयों को रोकने के लिए आप अपने बल का इस्तेमाल कीजिएगा। समाज के उत्थान के लिए आप अपना बल का प्रयोग कीजिएगा, तो वो श्रेयस्कर, वो अच्छा ही होगा। इस सत्य से कवि हमें अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कवि हमसे कहते हैं कि समाज में समानता लाना, स्वतंत्रता लाना और मानवता को स्थापित करना, निर्माण करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि समाज में नवनिर्माण होने चाहिए। किस चीज़ का? तो समाज में समानता का नवनिर्माण होना चाहिए, समाज में स्वतंत्रता का नवनिर्माण होना चाहिए, समाज में मानवता का नवनिर्माण होना चाहिए, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर कविता का नाम दिया है नवनिर्माण। नया कुछ निर्माण करना है। आप विद्यार्थी हमारे देश की भावी पीढ़ी हो, और आप विद्यार्थियों को हमारे देश के जो स्तंभ कहलाते हैं नवनिर्माण करना है। जो पुरानी बातें हैं, पुरानी जंजीरें हैं, जिसमें जकड़े हुए लोग हैं, उनको तोड़ना है और अपने नए विचार से, नए दृष्टिकोण से देश में नवनिर्माण करना है। नई बातें, नई जागृति लानी है ताकि हमारा देश का उत्थान हो, हमारा देश का विकास हो। तो इस तरह से आज हम इन कविता को देखेंगे। सबसे पहले हम आज पूरी कविता को पढ़ लेंगे और फिर कल हम इस कविता के जो चतुष्पदिया है उसकी दो पदों को देखेंगे। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर 2 पदों का अध्ययन करेंगे, 2 पदों का अध्ययन देखेगा। सिर्फ हम आज इस 2 पदों को पढ़ेंगे और फिर कल हम इन 2 पदों का यहाँ पर स्पष्टीकरण देखेंगे। तो देखिएगा क्या कहते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिएगा फिर से एक बार देखिएगा। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। वैय में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। देखिएगा ये 2 कविताओं के हमने पंत देखे हैं। तो देखिएगा मैंने आपको कहा था तुकबंदी, तुकबंदी किसे कहते हैं? तो देखिएगा, तुमने विश्वास दिया है मुझको, ये प्रथम चरण है। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, ये द्वितीय चरण है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, ये तृतीय चरण है। और चौथा चरण है, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो देखिएगा ये पहला चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण, जिसमें मुझको 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 ये दिया गया है। मतलब ये क्या है? तुकबंदी कहलाता है। इसी को तुकबंदी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। तो ये 3 जो पंक्ति है, चारों पंक्तियों के अंदर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में मुझको 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 दिया है। मतलब ये तुकबंदी कहलाता है। दूसरी पंक्तियों, दूसरे चरण में भी इसी तरह से देखो। सूत्र यह नहीं, सूत्र तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। देखो फिर से सकते हैं। व्यय में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले चरण में सकते हैं, दूसरे चरण में सकते हैं और चौथे चरण में सकते हैं। तो इस चतुष्पदी को हम क्या कहेंगे? तुकबंदी कहते हैं। तो पहले तो हमने समझा 4 पंक्तियों वाला है, इसलिए 4 छंद वाला है, इसलिए चतुष्पदी कहते हैं। तो आपको प्रश्न एक वाक्य में पूछा जा सकता है, चतुष्पदी किसे कहते हैं? कि तो हम लिख सकते हैं 4 चरण वाले छंदों को चतुष्पदी कहते हैं। और तुकबंदी किसे कहते हैं? तो तुकबंदी किसे कहेंगे? तो पहले चरण में, द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में जो एक जैसे शब्द आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तुकबंदी कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज सिर्फ यहाँ पर
कविता की शुरुआत की है। हमने यहाँ पर देखा कवि का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय और कवि के 2 चरणों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। कल हम जब अगला यहाँ पर ऑनलाइन क्लास मतलब हम लोग जो अगला यहाँ पर पाठ लेंगे, तो हम अगले पाठ में ये जो 2 कविता के हम लोग चरण पढ़े हैं, जो 4 चरणों वाला हम लोगों ने 2 छंद पढ़े हैं, इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे, उसका हम लोग और गहराई से अर्थ देखेंगे। अब आज तो हमने सिर्फ कविता की पंक्तियाँ पढ़ी है, यहाँ पर 2 छंद पढ़े हैं जो 4-4 पंक्तियों वाले हैं, जिसे हम चतुष्पदी कहते हैं, तो उसको सिर्फ हमने पढ़ा है। लेकिन कल हम इन छंदों का, इन चतुष्पदियों का एक एक पंक्ति का हम लोग यहाँ पर गहराई से अर्थ देखेंगे कि कवि क्या हमें स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कल इसी कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो आज हम यहीं पर अपना पूर्ण विराम लेते हैं और कल हम फिर से आपको इस पाठ की अगली वीडियो डालेंगे, जिसके अंदर इन पंक्तियों का क्या होगा, स्पष्टीकरण होगा। हम सिर्फ 2-2 पंक्तियाँ देखेंगे और इन 2-2 पंक्तियों को देखने के बाद इनका जो स्पष्टीकरण है वो आपको हम फ़ोटोकॉपी भेजेंगे, ताकि आप इन 2-2 पंक्तियों का यहाँ पर पूर्ण रूप से उसका स्पष्टीकरण लिख सको, ताकि ये आपके अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी से आप परीक्षा की मतलब अभी से हमें दिमाग में रखना है कि हमें 12वीं का अध्ययन करना है, 12वीं की परीक्षा देनी। इस दृष्टिकोण से आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे तो आगे जाते हुए आपको किसी तरह की दिक्कत या कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छा विद्यार्थियों, अब हम यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में न आए, कुछ प्रॉब्लम्स हो कि मैडम इस शब्द का अर्थ क्या है, समझ में नहीं आया, तो आप अगर सभी ग्रुप में अगर आप नहीं इन बातों को शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर से भी शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी जो समस्या है वो समस्या मैं सुलझा सकूं। क्योंकि अगर आप इसी तरह समस्या से घिरे रहोगे तो जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि आपकी जो कोई समस्या हो, बिना किसी डरे हुए, बिना किसी मन में संकोच पैदा करते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सअप कॉल करने से बेहतर कि आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि मैं आपकी समस्याओं का हल कर सकूँ, आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। और अगर आपको समझ में ना आए कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अब दोबारा समझाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आपको समझाएंगे। तो किसी तरह की हमारे बीच में ऐसी दूरियाँ नहीं होनी चाहिए इस हिंदी विषय को लेकर, पाठ्य पुस्तकों को लेकर, पाठ कविताएँ को लेकर। अगर उसी चीज़ में हम आपको आप समझ नहीं पाओगे तो फिर मेरा पढ़ाना भी कोई अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसलिए आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, क्लास में पढ़ाने का और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क है, बहुत दिक्कतें भी आती है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऑनलाइन लेक्चर्स ही आपको देने हैं और आपको भी ईमानदारी के साथ ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड करना है, ताकि आप अपने इन शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावित रहे और एक अच्छे नंबर से आप कामयाब बन सको। और ओके, बाय, थैंक यू।